गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माई चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस टाइम पर रिवीजन करवा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है जीआईसी एग्ज़ाम की, तो उसकी प्रिपरेशन भी हमारी साथ साथ चल ही रही है, ये भी आपको अच्छे से पता है। अब हम यहाँ पर आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है और थोड़ी अलग भी है दूसरों से, क्योंकि ये वीडियोस हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हाँ, बुक्स में इस तरह का वर्क ज़रूर मिलता है, लेकिन वीडियोस में मैंने कहीं नहीं देखा। तो बेहतर होगा कि जब हम रिवीजन करें तो क्यों ना स्मार्ट वर्क करें रिवीजन के साथ साथ, ताकि कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। आज की वीडियो मेरी बेस्ड है पूरी तरह कि चौसर से शेक्सपियर के बीच में जितने राइटर हुए हैं एंड उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इधर देखिए, बहुत ज़्यादा वर्क हमें उनका डिस्कस नहीं मैंने यहाँ पर किया, सिर्फ वही वर्क डिस्कस किया है जो कंटेंट के कॉन्क्लूज़न से निकल करके आया। मतलब कंटेंट का कॉन्क्लूज़न क्या, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं और प्लस जो मुझे लगा कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका डिस्कशन होना चाहिए इस वीडियो में, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा जो एक तरह की कमांड होती है हमारी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर वो हो जाए। तो इसी को लेकर के आज की वीडियो है आपकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौसर से शेक्सपियर के जितने भी हमारे ऑथर हुए हैं, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो आज डिस्कस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर की अगर हम बात करें तो ये चौसेरियन पीरियड, आपने नाम सुना होगा, चौसेरियन पीरियड के थे, मतलब इन्हीं के नाम पर इस पीरियड का नाम भी आता है जॉफ्री चौसर, मतलब चौसेरियन पीरियड। तो जॉफ्री चौसर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, पहले हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑथर के साथ साथ हम उसका ईयर भी याद रखेंगे। इट मीन्स यानी ड्यूरिंग द पीरियड वो कब वो पैदा हुए और कब उनकी डेथ हुई, उस बीच में जो वर्क आया उस वर्क को हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं जॉफ्री चौसर 1342 टू 1400 मीन्स 1342 में उनका मतलब देखने को मिलता है कि वो पैदा हुए एंड 1400 तक उनका वर्क आया और वो उस बीच तक रहे। ठीक है, तो ड्यूरिंग हिज पीरियड द कैंटरबरी टेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उनका वर्क, द कैंटरबरी टेल्स प्लस बुक ऑफ द डचेस हाउस ऑफ फेम प्लस द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स प्लस ट्रॉलस एंड क्रेसेड प्लस लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये कुछ ऐसा वर्क है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैंने कहा ना कि आज की वीडियो एकदम अलग होने वाली है, अलग इस पर्पज़ में क्योंकि इसमें हम जॉफ्री चौसर से लेकर के शेक्सपियर तक के ऑथर को पहले क्लियर करेंगे और उनका ईयर क्लियर करेंगे, प्लस उनका वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिस पर कि क्वेश्चन बेस्ड है प्रीवियस ईयर नेट के एग्ज़ाम के। इससे बेहतर होगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा का मतलब यानी कि अगर अभी भी आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, चौसर का वर्क भी इतना ज़्यादा है और हम किस किस को याद करें क्या है, तो कम से कम एटलीस्ट आप ये वर्क तो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आज आपके साथ डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो जॉफ्री चौसर का वर्क की बात करें तो द कैंटरबरी टेल्स, ये तो आपको पता ही है, 24 स्टोरीज थी इसमें। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स है, बुक ऑफ द डचेस हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है, प्लस प्लस का मतलब है यानी उसके बाद फिर दूसरा वर्क शुरू हो गया। आप तो जानते हैं मेरा स्टाइल प्लस प्लस करके पढ़ाने का इसीलिए है क्योंकि उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस करके पढ़ाने का भी यही पर्पज़ है कि प्लस प्लस करते जाइए, मतलब ये वर्क भी जॉफ्री चौसर का, ये वर्क भी, ये वर्क भी, ये वर्क भी। ठीक है, इस तरह से समझेंगे, कॉमन लगा के मैंने प्लस प्लस कर दिया ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट आता है जॉन गोवर। अब जॉन गोवर की बात करें, ये भी चौसेरियन पीरियड के ही हैं हमारे राइटर। 1330 से 1408 तक इनका टाइम पीरियड देखने को मिला। स्पेक्युलम मेडिटेशन, स्पेक्युलम मेडिटेंटिस है, स्पेक्युलम मेडिटेंटिस फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क है। वॉक्स क्लेमेंटीज इन प्रेज ऑफ पीस सेकंड वर्क है, प्लस कॉन्फेशियो एमेंटीज थर्ड वर्क है। इस तरह आप इसको क्लियर करेंगे। फर्स्ट वर्क कौन सा, पहले तो टाइम देखिए, टाइम पीरियड आपको ज़रूर याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। 1330 से 1408 के बीच में इनको जॉन गोवर को माना जाता है। इनका वर्क भी जाहिर सी बात है भाई, जब पैदा हुए जब मरे उसके बीच में ही तो रहेगा ना। इस तरह समझिए ना, इंसान जब पैदा होता है और फिर उसके बाद जब वो मरता है तो उसी बीच में तो अपने अच्छे अच्छे काम करके जाता है। तो सब खैर अच्छे काम नहीं करते,
कुछ लोग बुरे के साथ भी होते हैं। तो बात आती है कि चलिए उसी बीच उन्होंने वर्क लिखा होगा, तो ये हमारा मतलब खुद ही अपने से आइडिया लगाइए कि इसका मतलब इनका वर्क का पीरियड भी यही रहा होगा, इसी के बीच का रहा होगा, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। तो क्या है ये 1330 से 1408 के बीच इनका पीरियड रहा। वर्क कौन सा था? स्पेकुलम मेडिटेंटिस वॉक्स क्लेमेंटीज इन प्रेज ऑफ पीस प्लस कॉन्फेशियो अमांटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ का तो आप जानते हैं कौन सा वर्क सबसे ज़्यादा जो है फेमस है, वो है ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। तो इनका कम से कम ये तो आपको पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि जॉन विक्लिफ किसकी वजह से जाने जाते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान मिली और इसी से वो फेमस भी हुए थे। तो जॉन विक्लिफ 1322 से 1384 यानी 1320 से 1384 के बीच में रहे। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन विक्लिफ। इस तरह से करके आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट आता है आपका विलियम लैंगलैंड। अभी सब चौसेरियन ही चल रहे हैं। विलियम लैंगलैंड 1330 से 1400 पेयर्स द प्लोमैन, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है पेयर्स द प्लोमैन। ठीक, नंबर 5 पे आते हैं किंग जेम्स। किंग जेम्स भी चौसेरियन पीरियड के ही हैं हमारे। 1394 से 1437 और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है आपका द किंग्स स्क्वायर। द किंग्स स्क्वायर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे आप समझेंगे। ठीक है, देखिए किंग जेम्स का 1394 1437 का इनका पीरियड रहा। द किंग स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जॉन लिडगेट, जॉन लिडगेट की बात करें 6 नंबर पर, ये भी चौसेरियन पीरियड के ऑथर हैं। 1370 टू 1451, 1370 से 1451 इनका टाइम पीरियड रहा। अब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, या इन्होंने कौन सी जो है वो अपना बुक लिखी थी या क्या लिखा था, तो ये सारी चीज़ इसके बीच में ट्रॉय बुक प्लस फॉल ऑफ प्रिंसेस प्लस टेम्पल ऑफ ग्लास प्लस स्टोरी ऑफ द थेब्स एंड पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। द लाइफ ऑफ मैन, पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, ये अक्सर पूछा भी गया है और देखने को भी मिला है ये वर्क, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इनकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, सॉरी इनके बहुत ज़्यादा वर्क को अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि रिवीजन टाइम है। सिर्फ उस वर्क पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा अब फोकस करते हुए पढ़ें। आप तो जान ही रहे हैं कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। तो इस तरह से करके अगर आप रिवीजन करेंगे, ऐसे एक चार्ट पेपर मेरे साथ साथ बनाते चलिए, तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जॉन लिडगेट 1372 से 1451 तक रहे। ट्रॉय बुक प्लस फॉल प्रिंसेस प्लस टेम्पल ऑफ ग्लास प्लस स्टोरी ऑफ थेब्स एंड पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। ठीक, नेक्स्ट है अब आपके, अब आ जाता है यहाँ से रेस्टोरेशन पीरियड, लेकिन ये भी अभी चल ही रहे हैं किसमें, चौसेरियन पीरियड में ही, मगर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है थॉमस ऑक्लिव से रेस्टोरेशन एज। थॉमस ऑक्लिव 1370 से 1450 के बीच में आए। इनका कौन सा वर्क है? इनका वर्क है गवर्नल ऑफ प्रिंसेस, द मेल रेजिमेंट, द लेटर ऑफ क्यूपिड। द मेल रेजिमेंट, द लेटर ऑफ क्यूपिड। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे। तो इनके 2 वर्क हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, गवर्नल ऑफ प्रिंसेस प्लस द मेल रेजिमेंट, द लेटर ऑफ क्यूपिड, थॉमस ऑक्लिव। ठीक, देयर वर्क रिटन बाय द थॉमस ऑक्लिव। 8 नंबर पे आते हैं थॉमस मैलोरी। थॉमस मैलोरी 1405 से आते हैं 1471 के बीच में इनका वर्क रहा। ये बहुत ही मशहूर वर्क है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद रखना है बहुत ध्यान से। ली मॉर्टे डी आर्थर 1485 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 1485 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ। थॉमस मैलोरी का 1405 से 1471 तक पीरियड रहा। ली मॉर्टे डी आर्थर 1485 में ये वर्क पब्लिश्ड होता है, रिटन बाय द थॉमस मैलोरी। इस तरह करके आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। थॉमस मोर, अब देखिए ये चौसेरियन पीरियड के, अगर हम देखें कि एक होते हैं ना कि प्योर चौसेरियन पीरियड के राइटर कौन से हैं, तो प्योर चौसेरियन पीरियड की बात करें तो हमारे पास ये राइटर प्योर चौसेरियन पीरियड के हैं। ठीक है,
अगर उसी में बात करते हैं, रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई थी, तो रेस्टोरेशन एज में और चौसेरियन पीरियड दोनों मिल गए, अब यहाँ पर मिक्स हो गए। उनके राइटर कौन से हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, इसलिए मैंने रेस्टोरेशन एज इस छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ है समझने के लिए, बशर्ते कि आप समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल चौसेरियन पीरियड है, उसके सारे राइटर हैं, कौन से शुद्ध रूप से उसके राइटर हैं, प्योरली चौसेरियन है, वो मैंने अलग इंडिकेट कर दिया। और रेस्टोरेशन पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मैंने नीचे उसके ऑथर और उस पीरियड को भी इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, चलिए बात आती है थॉमस मोर के। थॉमस मोर की बात करें तो 1478 से 1535 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द यूटोपिया। इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज द यूटोपिया। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है यूटोपिया। कम से कम आपको ये तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कि यूटोपिया किसने लिखी थी। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ द यूटोपिया। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो थॉमस मोर 1478-1535 यूटोपिया। थॉमस इलियट, थॉमस इलियट की बात करें तो 1490 से 1546 तक ये रहे। द बुक नेम्ड द गवर्नर, द बुक नेम्ड द गवर्नर इनकी थी। क्या नाम था इनके वर्क का? द बुक नेम्ड द गवर्नर। और कौन थे? थॉमस इलियट। हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे चौसेरियन से शेक्सपियर के बीच में आते हैं, इसलिए पढ़ा जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विलियम टेंडल। विलियम टेंडल की बात करें तो 1494 से 1536 तक रहे। न्यू टेस्टामेंट, इन्होंने भी क्या किया था? न्यू टेस्टामेंट लिखी थी। और न्यू टेस्टामेंट क्या थी? न्यू टेस्टामेंट थी ट्रांसलेटेड द बाइबल। ट्रांसलेशन बाइबल का ही इन्होंने भी किया था न्यू टेस्टामेंट के नाम से। इस चीज़ को आप ध्यान करेंगे, याद रखेंगे। देखिए दोनों जगह कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा। जॉन विक्लिफ ने सबसे पहले ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल किया था, इन्होंने भी ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल किया था। लेकिन हम बात अगर इनकी करें न्यू टेस्टामेंट की, तो विलियम टेंडल के वर्क को न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। जो न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने दोबारा से ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश या यूरोप लैंग्वेज। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रांसलेशन द बाइबल इन यूरोप लैंग्वेज। इस तरह करके आप इसे समझेंगे। जॉन स्केलेटन रिस्टोरेशन एज के ही हैं। 1460 से 1529 के बीच में रहे। द ट्यूनिंग ऑफ एलेनोर प्लस र्यूमिंग प्लस फिलिप स्पेरो प्लस गार्लैंड ऑफ फ्लावर। अब देखिए इनके 3 वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ट्यूनिंग ऑफ एलेनोर प्लस र्यूमिंग प्लस फिलिप स्पेरो प्लस गार्लैंड ऑफ फ्लावर। इस तरह करके मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से स्ट्रेटजी बना करके अब रिवीजन को करना है। रिवीजन के लिए भी तो स्ट्रेटजी होती है ना, तो रिवीजन को कैसे करना है, किस तरह से करना है, ऐसे अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले हमारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, प्लस इससे हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। किस ऑथर ने कौन सा वर्क किया, इस तरह के जो मेथड है उससे हमारा उस ऑथर का नाम और प्लस उसके वर्क का नाम वो हमारा क्लियर होता है। टाइम पीरियड हमारा जो है उसके क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह करके अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, और आप इसी तरह से अभी इसके और राइटर 12 राइटर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। 12 राइटर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 12 ही राइटर रह गए थे, तो 12 राइटर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। 64 टू शेक्सपियर पीरियड जो है वो आपका एक साथ कवर हो जाएगा, दो ही वीडियो में। और इस तरह बहुत जल्दी जल्दी हम काफ़ी ज़्यादा वर्क कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो है वीडियो पहुँचाइए, ताकि बच्चों का रिवीजन अच्छे से हो सके और इसी के थ्रू मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहूँ। ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।